हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गागर में सागर हिंदी क्लासेस से वर्णमाला का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। इसमें देखा जाए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हमने पिछली वीडियो में आप लोग को स्वर का उच्चारण स्थान पढ़ाए थे। इसमें हमने देखा था कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। वीडियो में हमने देखा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। आपको बताऊंगा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसके ठीक पहले जस्ट हमने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हमने पढ़ा था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। आज हम देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। इसके आधार पर स्वर के चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं। नंबर एक होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर। नंबर दो होता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। नंबर तीन होता है समवृत स्वर। और नंबर चार होता है अर्ध समवृत स्वर। यहां से कहीं न कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है कि कौन कौन स्वर किस किस के उच्चारण स्थान के आधार पर बोले जाते हैं, किस किस के स्थान पर कौन सा स्वर बोला जाता है। तो विवृत स्वर, आपने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के हम कितने भेद पढ़े? चार भेद। अब हम देखते हैं कि विवृत स्वर क्या कहा। तो कहा जाता है कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय, जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, खुल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह पूरा क्या होता है, खुल जाता है। जैसे आ, एक स्वर है आ, जिसका उच्चारण करते समय मुंह क्या होता है, खुल जाता है, जैसे आ। ये स्वर है आ, जिसका उच्चारण करते समय मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अर्ध विवृत स्वर कैसे कहते हैं। तो जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता है, अर्ध खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं? आधा खुलता है, उसको हम कहते हैं अर्ध विवृत स्वर। नाम से स्पष्ट हो रहा, अर्ध माने आधा। इस तरीके से इसमें आता है। और एक आता है आगर स्वर आ, और आता है ऐ और औ। ये आता है ऐ और औ। ठीक है। इस तरीके से आ, ऐ और औ, यह चार स्वर हैं जो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जिससे अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? कि जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता है, उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ठीक। इसमें आता है अ, एक आगत स्वर आ, ऐ और औ। अब आता है समवृत स्वर। समवृत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह पूरी तरह से बंद रहता है, पूर्ण रूप से बंद रहता है, उसको हम समवृत स्वर कहते हैं। इसमें आता है ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ये चार स्वर हैं, ई ऊ, ये चार स्वर हैं जो किस में आते हैं? समवृत स्वर में आते हैं।
ठीक है। इस तरीके से आपको समृद्ध स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूर्ण रूप से बंद होता है, जैसे ई ऊ, या क्या है, मुंह बंद है, पूर्ण रूप से बंद, इसलिए इसमें 4 स्वर आते हैं। अब आता है अर्ध समृद्ध स्वर, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें आता है ए और ओ, ए ओ, ये 2 स्वर आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत, ए और ओ। अब ये 4 चीज यहाँ से कहीं न कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछ लेता है कि विपरीत स्वर में कौन स्वर आते हैं। जैसे आपसे कह देगा, प्रश्न आपको पूछ सकता है कि विपरीत स्वर है, नंबर 1 ऑप्शन दे देगा अ, आ, छोटी, बड़ी, ये 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे प्रश्न पूछ दे कि अ आ इ उ में विपरीत स्वर है, कौन स्वर है, तो आपके सामने विपरीत स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह क्या हो, पूर्ण रूप से खुल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह रहा विपरीत स्वर। तो स्वर का उच्चारण स्थान आपको कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार 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 किसे कहते हैं, तो अनुस्वार, इसको आप एक बिंदु कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, क्या है, एक स्वतंत्र वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान नासिका से कहता है। किसका कहता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से कहता है, नाक से कहता है। तो अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान नाक से किया जाता है या नासिका से किया जाता है। किंतु जितने भी अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं, अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं, वो गुरु माने जाते हैं, अर्थात द्विमात्रिक होते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं मंगल, 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 दंगल, ये क्या लगा है, मौ पे अनुस्वार लगा है। तो इसी को हम एक स्वतंत्र वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से कहता है, नासिका। जैसे हम पढ़ते हैं मंगल, तो कहीं कहीं नासिका पे प्रेशर दबाव पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से। और यह जितने भी अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं गुरु होते हैं। नंबर 2 विसर्ग। विसर्ग विसर्ग, इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग हिंदी में ह की तरह किया जाता है, ह की तरह। और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कंठ के द्वारा। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ के द्वारा होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। और विसर्ग एक तो वर्ण क्या होते हैं, गुरु भी होते हैं। और हिंदी में इसका प्रयोग हिंदी में ह की तरह किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं स्वतः, स्वतः लिखा तो यहाँ विसर्ग लगा, तो के बाद विसर्ग, लेकिन हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, ह की तरह, स्वतः, अतः। इस तरीके से यह रहा आपका स्वतः, अतः, अनुस्वार, एक विसर्ग हो गया। क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ के द्वारा होता है। और इसका प्रयोग हिंदी में ह की तरह किया जाता है। और विसर्ग जहाँ लगता है वो अधिक से अधिक तत्सम शब्दों में लगता है। तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह रहा आपका विसर्ग। अब तीसरा नंबर आता है अनुनासिक।
अनुनासिक, अनुनासिक या चंद्रबिंदु। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ठीक है, इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। किसका? चंद्रबिंदु का। चंद्रबिंदु का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ठीक है, और जिस वर्ण पर चंद्रबिंदु लगा होता है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ वर्ण हो, चाहे ह्रस्व वर्ण हो चाहे दीर्घ वर्ण हो, उसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ह्रस्व वर्ण रहेगा, यदि चंद्रबिंदु लगा है तो एक मात्रिक ही रहेगा, अगर दीर्घ पर लगा है तो भी द्विमात्रिक ही रहेगा। तो चंद्रबिंदु लगने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु इसका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। अब प्रश्न जो नोट रूप में ले सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, जो है अनुस्वार है और आपका जो विसर्ग है, क्या स्वर या व्यंजन होते हैं? यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अनुस्वार और विसर्ग स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं या दोनों नहीं होते हैं? तो प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि अनुस्वार और विसर्ग है क्या। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं, क्या? न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, बल्कि इनका उच्चारण स्थान स्वर व व्यंजन की सहायता से किया जाता है, किंतु इनको स्वर व व्यंजन में नहीं रखा जाता। ठीक है, स्वर और व्यंजन की सहायता लेते हैं, लेकिन इनको स्वर और व्यंजन में इनको स्थान नहीं मिला, इसलिए इनको एक नामकरण किया गया, इनका एक नाम दे दिया गया, जिसे हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह का जो तात्पर्य होता है, योग न होने पर भी, योग न होने पर भी साथ है, साथ है। योग न होने पर भी क्या रहे? साथ है। इसको हम कहते हैं अयोगवाह। मतलब यह स्वर और व्यंजन का योग नहीं होता है, फिर भी ये साथ रहते हैं। किसके? स्वर और व्यंजन के। इसलिए स्वर और व्यंजन जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये सहायता लेते हैं, स्वर और व्यंजन में रखे नहीं जाते। ये स्वर और व्यंजन की सहायता लेने के कारण लेते भी हैं, इसलिए इनका एक नाम दे दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अयोगवाह। यह प्रश्न अब आता, प्रश्न कैसे है इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा कैसे जाता है? प्रश्न जैसे कहेगा अयोगवाह, अयोगवाह है। ऑप्शन नंबर ए स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अनुस्वार और नंबर 4 कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अयोगवाह में कौन कौन क्या आता है? तो आपको न यह होगा, न यह होगा, न यह होगा। होगा क्या? अनुस्वार। मैंने अभी बताया है
कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, बल्कि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन की सहायता से किया जाता है, किंतु रखा नहीं जाता है, इसलिए इनको अयोवा एक नाम दे दिया, अयोवा। ठीक है, अब प्रश्न यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन बदल जाएगा। क्या बदलेगा? नंबर 1 अह, नंबर 2 आ, नंबर 3 आए, और नंबर 4 औ। प्रश्न यही है, अयोगवा है तो आपको क्या मिलेगा? अह, आ, ऐ और औ। इसमें कौन सा होगा? अह। यह चूंकि विसर्ग लगा है, और विसर्ग जो होता है किसकी सहायता लेते हैं? स्वर और व्यंजन की, इसलिए इनको इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं संयुक्ताक्षरों का प्रयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी जस्ट आपने देखा अयोवा किसे कहते हैं, अयोवा में कौन, प्रश्न कैसे हमने बताया। अब आते हैं अयोवा में कौन कौन आते हैं। अयोवा, अयोवा में अंग और अ। यह आपका विसर्ग है, यह आपका क्या है? अनुस्वार। ठीक है, यह अनुस्वार हो गया, विसर्ग। तो यह दो आते हैं अंश अयोवा के अंतर्गत, अंग और र। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आते हैं संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं जरूर पूछी जाती है कि संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। नंबर 1, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके। नंबर 1 संयुक्त ध्वनियाँ। संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती है? संयुक्त ध्वनियाँ। नंबर 2 संपृक्त ध्वनियाँ। नंबर 3 युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि। संपृक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक ध्वनियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, जब 2 या 2 से अधिक ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर, क्या होकर? परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये ध्वनियाँ होती हैं तो स्वरों की संयुक्त होकर बोली जाती है। यह ध्वनियाँ प्रारंभ में पाई जाती हैं। वैसे संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक परस्पर ध्वनियाँ संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्रसाद, प्रहलाद, श्लेष, क्लेश आदि। देखिए, यह जो ध्वनि है एक स्वर के माध्यम से, जो क, स, प्र, यह अर्ध ध्वनियाँ हैं, यह कहीं न कहीं स्वरों का सहयोग से बोली जा रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से एक प्रश्न जरूर कहीं न कहीं कंपटीशनों में पूछा जाता है कि संपृक्त ध्वनियाँ क्या है, युग्मक ध्वनियाँ, आपको ये शब्द दे देगा और प्रश्न पूछेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे पूछता है प्रश्न। तो संपृक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं? नंबर 2 आते हैं संपृक्त ध्वनियाँ। किसे कहते हैं? जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों के
से संयुक्त होकर बोली जाए, एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से युक्त होकर बोली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक है। जैसे जब यह ध्वनि क्या हो, दो व्यंजनों से संयुक्त होकर बोली जाए। नंबर 3 आपका जाता है युग्मक ध्वनियां। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मतलब एक ध्वनि का दो बार बोला जाना क्या कहलाता है? द्वित्व ध्वनि कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? जैसे युग्मक ध्वनि। तो संपृक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त होकर बोली जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। मतलब दो व्यंजनों से युक्त होकर बोली जाए, उसको हम संपृक्त। जैसे आपको आता है इसमें एग्जाम्पल, यह ध्वनि मध्य में पाई जाती है, जैसे अनंत, अनंत, अंबर। ठीक है। इस तरीके से यह ध्वनि मध्य में पाई, दो व्यंजनों के से संयुक्त होकर बोली जाती है। यह जो ध्वनि संपृक्त ध्वनि होती है, यह दो व्यंजनों से संयुक्त होकर बोली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। अब आता है तीसरा, युग्मक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए, दो बार बोली जाए। जब एक ध्वनि दो बार बोली जाए अर्थात द्वित्व हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। दिल्ली, देखिए ल का द्वित्व हो गया डबल, कलकत्ता, यहाँ त का द्वित्व हो गया है। ठीक है। इस तरीके से यह कहलाता है आपका युग्मक ध्वनियां। युग्मक ध्वनियां जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक। जैसे दिक्कत, देखिए यहाँ पर का। इस तरीके से यह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां। तो संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? जब एक ध्वनि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ध्वनियां संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाएं। जब दो या दो से अधिक ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, उनको हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। और जब दो ध्वनियों या एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त होकर बोली जाती है, उसको हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं, जैसे आपको बताया। और युग्मक ध्वनि मतलब एक ही वर्ण का जहाँ पर द्वित्व हो जाता है, मतलब एक अक्षर जहाँ पर डबल आ जाते हैं, दो बार आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। ठीक है। यह रहा संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। यह रहा प्रश्न जो आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। इस तरीके से यह रहा आपका अब आते हैं प्रश्न। प्रश्न प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यास, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष और नंबर होता है सघोष। एक होता है अघोष, नंबर 2 होता है सघोष। इस तरीके से अघोष और सघोष का हम अध्ययन कर लेते हैं। अघोष किसे कहते हैं? अघोष, यहाँ घोष से जो तात्पर्य होता है स्वर ध्वनियों का, स्वर तंत्रिकाओं का कंपन करना। घोष का तात्पर्य क्या होता है? स्वर तंत्रिकाओं का कंपन करना। तो अब अघोष है,
यहाँ से भी परीक्षाओं में पूछा जाता है अघोष किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन अक्षरों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिकाएं कंपन नहीं करती हैं, उनको हम अघोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब इस वर्ण का, इस अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं वो हिलती डुलती नहीं, अर्थात कंपन नहीं करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसमें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या मैंने पूर्व की वीडियो में बताया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसको आप कचटतप वर्ग भी कह सकते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए यह आपका क वर्ग, ठीक है। तो यह हर क है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का क, च, ट, त, प, यह जो आपका वर्ग है, हर वर्ग का जैसे देखिए हर वर्ग का जो भी अक्षर है, तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यही क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यही वर्ग आपका क्या कहलाता है, घोष। तथा तथा इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रथम व द्वितीय वर्ग का जो हर अक्षर होता है वो तो आता ही है, और इसमें स, स, स यह भी ह नहीं होता, क्योंकि ह के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती है, इसलिए इसको इसमें से हटा करके सघोष में रखा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन, तो आप परिभाषा बनेगी कि अघोष किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाएं कंपन नहीं करती हैं, उन्हें हम अघोष कहते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा स वर्ण अघोष कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं सघोष किसे कहते हैं, सघोष। तो सघोष, अब हम आते हैं सघोष। सघोष किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, सघोष किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिकाएं क्या करती हैं, कंपन करती हैं या हिलती डुलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम उच्चारण कर देंगे स्पर्श सघोष का, तो हमारी स्वर तंत्रिकाएं क्या होती हैं, कंपन करती हैं, हिलती डुलती हैं, इन्हें हम अघोष कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग तथा य, र, ल, व, ह, इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, जैसे क, ख, ग, यह जो है आपका जो वर्ग है, ठीक है, यह जो वर्ग है, इस वर्ग को पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, यह जो वर्ण है आपका, वो हर वर्ग का जो सघोष होता है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, हाई
हमेशा यह जो वर्ण है आपका यह वाला, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का मतलब 3 पक्षे 15 अक्षर जो होते हैं यह और 15 यह प्लस य र ल व ह और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। सभी स्वर भी क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी स्वर मतलब इस जो सघोष होते हैं, जिस व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मतलब 3 4 5 तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? सघोष तथा य र ल व ह और सभी स्वर भी सघोष कहलाते हैं। अब आते हैं श्वास के आधार पर प्रयत्न। श्वास के आधार पर जो प्रयत्न होते हैं दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है अल्प प्राण और दूसरा नंबर होता है महाप्राण। अल्प प्राण, यहाँ प्राण का तात्पर्य, जो प्राण का तात्पर्य है वायु से। यहाँ प्राण का मतलब वायु से, हवा से। किससे? हवा से। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम प्राणवायु, अल्प प्राण, कम हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकले, कम प्राणवायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? मतलब 1 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व और सभी स्वर भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य जो यह है कि जो अल्प प्राण होता है उसमें स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन य र ल व ह और जितने स्वर होते हैं आपके, जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, उसमें स्वरों की संख्या जो 11 होती है वो स्वर, सभी स्वर भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह रहा। अब आते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक हवा निकले, अधिक प्राणवायु निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा हर वर्ग का, जैसे क ख ग घ अंग हो गया, तो हर वर्ग का यह दूसरा और चौथा, यह दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा यह हो गया महाप्राण और यह हो गया अल्पप्राण। ठीक है, मतलब हर वर्ग का
इस तरीके से। तो स्पर्श जो ये महाप्राण होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम अधिक हवा निकले, अधिक प्राणवायु निकले, उसे